क्लास 12 जियोग्राफी एनसीईआरटी अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप में आपका परिचय भूगोल के प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल संज्ञानात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? आपने परिवेश में भौतिक अथवा मानवीय घटकों की सूची बनाई है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक परिवर्तन एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण एवं उसके घटित होने के कारण एवं विश्व में विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध हो गया है कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिनमें मानव को पोषित किया है। अब प्रकृति को मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आ गया है। इस आशय से व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाना सिद्धांतकार नामोथेटिक अथवा विवरणात्मक भावचित्र इंडोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन या उपागम पर प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुख्य मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्राकृतिक और मानव के बीच द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता से में देखा जाना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं को वर्णन मानव शरीर रचना के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी मुख, नदी प्रोत, नासिक, जलमंडरू की जल डमरू, मध्य की ग्रीवा और मृदा का परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों और वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप भी भाषा के ऐसे शब्दों का अभिव्यक्तियों को एकत्र कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए? मानव भूगोल की परिभाषा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैंटजेल ने कहा था, ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैपल ने कहा था, सैपल की परिभाषा में संबंधों की ज्ञानात्मक मुख्य शब्द है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध में अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना। पॉल डी विडल लाब्लास ने कहा था, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंदर संबंधों का एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्बंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अंतःक्रिया के दौरान करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भूमध्य, मृदाएं, भूजल, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जगत अथवा वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव
ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों की थी। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग आने वाली वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तन किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया करता है। वह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव के क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन किन उपकरणों और तकनीकों को सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं से अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझने में हमें अनेक बीमारियों की विजय पाने के बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाला यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियम का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य का पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्रकृति पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया की आरंभिक व्यवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदर्शों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था से हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उनकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उनकी पूजा करता था। मानव का प्रकृतिकरण। बेदा मध्य भारत में अंबुझमाड़ क्षेत्र में जंगल में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो पेरा वन सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न है, जैसे कि वो महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, उन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया। वो सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वो कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेदा नदी पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल में लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुंगी का प्यास बुझाने को स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्र के साथ आगे बढ़ते हुए बेदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप जिसका प्रयोग बेदा और उसके लोग करते हैं। वो आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उनके बुजुर्गों ने उस जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेदा और उनके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उसे ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति में बेदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। बॉक्स की कथा। प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों की प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के अन्य संपूर्ण सामंजस्य से बनाए हुए। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सकारात्मक, योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।
ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करती है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण के से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं, सांस्कृतिक भूदृश्य रचना, मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत फलोदार मैदानों व तरंगित पहाड़ों में चारागाह, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्र मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले से ही विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, तब धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों का छाप पड़ने लगता है। प्रकृति का मानवीकरण। टार्डहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी 8 बजे अंधेरे में काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक है। 23 डिग्री सेल्सियस पर भी कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है, कांच के लिए एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। वह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर ऑर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। वे नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली से अपने सहकर्मियों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है और प्रायः लंदन के लिए सुबह की ओर उड़ान देती है और शाम को अपना मनपसंदीदा टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों में अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा जीवन शैली कैसे संभव हुई? यह प्रौद्योगिकी जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व जैसे अन्य प्रयोग प्रकृति का आरोपित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के सक्षम हुए। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढ कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्राफिक टेलर एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और असंभववाद के बीच मध्य मार्गों की परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। आप में से जो नगरों में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, जरूर जानते हो कि चौराहों और यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि यहाँ निरंतर आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दर्शा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रयुक्तता देना होगा। जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति में हो तो अपने विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में पर्यावरण की हानि न होती और संभावनाओं का उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं के मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल से परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन पर अवक्ष भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नलिखित भूमियाँ नवनिश्चित संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। संभावनाओं के बीच अपरिहार्य द्वैतवाद को निष्फल करता है। मानव भूगोल में कल्याणकारी अथवा मानवतावादी विचार का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण विभिन्न पक्षों से था। इनमें आश्वासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। भूगोलवेत्ताओं ने पहले स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। मूलवादी रेडिकल विचारधारा की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवादी और विकास से है। व्यवहारवादी विचारधारा से प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति अतः प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक समवर्गों के
कालीन बोध का ज़्यादा जोर दिया। मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र। मानव भूगोल, जैसे कि आपने देखा कि मानव जीवन में सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत घटित होते हैं मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषय है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने का उनके व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतरा पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ साथ ऐसा हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों में उप क्षेत्रों को परीक्षण करें। तालिका यहाँ पे दी है। मानव भूगोल की बृहद व्यवस्था है। प्रणोद, आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण और विवरण। बृहद लक्षण, सामाजिक और व्यापारिक रुचियों के नए क्षेत्रों की खोजें और अन्वेषणों के प्रोत्साहन किया। क्षेत्रों का विज्ञान विश्वज्ञान ज्ञानकोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष है। उत्तर उपनिवेश युग विश्लेषण। प्रदेश के सभी पक्ष में विस्तृत वर्णन किए गए। यह भी कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी रूप से समझने में सहायता करती है। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। क्षेत्रीय विदर्भ, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, समझने के लिए तथा किसी प्रदेश के विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना मुख्य उद्देश्य था। 1970 का दशक। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारकों का मात्रात्मक क्रांति के उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवतावादी रूप में भूगोल का अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक के 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अनुरूप अब भी मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों का प्रयोज्यता के तथा प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी। मानव भूगोल क्षेत्र, सामाजिक भूगोल उपक्षेत्र। सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और राजनीति विज्ञान, निर्वाचन भूगोल, सैनिक भूगोल, सैन्य विज्ञान, जानकी अर्थशास्त्र, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, कृषि विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, व्यवसाय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।